तो मतलब वो झोपड़ी भी जो थी हमारी, एक सुकून था। वो कबाड़ी से एक सेकंड हैंड मैट ला के बिछाया, वो भी हमें ऐसा लगता था कि क्या है, क्या घर पे नई चीज़ आ गई है। पर वो चीज़ जो गरीबी में भी खुशियाँ ढूंढी है, तो वो चीज़ सोच सोच के आज भी हम हंसते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम। नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है आज DID सुपर मॉम फेम जोया खान जी के घर पे। जोया जी की प्यार भरी और संघर्ष भरी स्टोरी से आप सभी रूबरू हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ और उसके अंदर छिपे हुए ऐसे पहलू, ऐसी बातें जो शायद आज आप हमारे माध्यम से पहली बार ही सुनेंगे। तो जोया जी और आपके हस्बैंड आमिर जी, आप दोनों का उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आपका भी और हमारी तरफ से, हम दोनों की तरफ से उत्तराखंड नौनी को अमीर और जोया की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो अब आप बताइए प्लीज़, कहाँ से शुरुआत हुई, आप दोनों कैसे मिले, क्या कुछ सफ़र रहा आप दोनों का? कैसे मिले हम? इनसे ही पूछो। ये आश्रम में रहते थे ना, अनाथ आश्रम में रहते थे ये लोग सब, सारी बहनें। और इनकी दीदी से मेरी शादी हो चुकी थी, पर उनका दिमाग कुछ बच्चों वाला सा दिमाग था उनका जी। वो एक तो इनको सारी बहनों को निकाल के ले आई थी यहीं पे हमारे पास, और फिर यहाँ मेरे घर में रहती थी, और उसके बाद वो यहाँ से चली गई। किसी बात में हमारा झगड़ा हुआ, क्या हुआ, बस वो निकल गई। और ये हॉस्टल रहती थी, मधुबन के सामने है कन्या गुरुकुल, वहाँ पे पढ़ती थी। और इनकी और 3 बहनें वो यहीं पे थी, छोटी वाली जिसमें एक गूंगी थी। ये लोग सब यहीं रहते थे। बड़े परेशान हुए उसके बाद हम, क्योंकि वो भाग जाती थी पैसे इकट्ठे करे, उन्हें भागी अपनी मौसियों के पास, और मौसियाँ उनको उल्टा सीधा सिखाती थी। उसके बाद फिर ये आई घर में, और ये आके मुझे कहने लगी, भाई तुम शादी कर लो, तुम्हारी बहन कह रही शादी करने के लिए, काफ़ी दिन हो गए, परेशान हो रहे हैं सारे बहन भाई सब घर में। एक्चुअली में क्या था कि जब हम वहाँ से निकले तो हमें भी घर चाहिए था, पर बट ये नहीं पता था कि जीजा का घर ही मेरा हो जाएगा। तो बस कहाँ से निकले आप? हम अनाथ आश्रम से जब निकले थे, तो जब मेरी दीदी इस घर पे नहीं थी तो बहुत दिक्कतें आई। फिर कैसे रहते हैं यहाँ पे, कोई रीज़न तो होना चाहिए था ना। तो फिर मैंने ये डिसीज़न लिया कि जो इनकी बहन कह रही है वही सही है, कि जीजा से शादी कर लूँगी, अपनी बहनें भी अपने साथ रह लेंगी, और प्लस अपनी दीदी के बच्चों को भी मैं पाल सकती हूँ, उनके साथ रह सकती हूँ। जैसे हम अनाथ आश्रम में बिन माँ के जिए, ऐसा ना हो जाए कि मेरी बहन के बच्चे भी बिन माँ के जिए। और यदि मेरी कहीं और शादी होती तो शायद ही मेरी बहनों को भी रखते। तो जब मैंने शादी करी तो इससे क्या माहौल हुआ कि मेरी बहनें भी मेरे पास रह गई, और मेरी दीदी के जो बच्चे थे उनका भी मैंने ध्यान रखा, और मुझे यहाँ पे प्यार सम्मान बहुत मिला। और जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे उस टाइम कोई खाना पीना बनाना नहीं आता था, और कुछ भी नहीं आता था। तो ये काम से आते थे और फिर ये खाना बनाते थे मेरे लिए। और मुझे भी ये गांव, हमारा घर मिट्टी का होता था, बहुत ज़्यादा धूल होती थी, मुझे आज अभी तक याद है। और मुझे कुछ नहीं पता था, सिर्फ मुझे ये पता था ये गोबर होता है और इसको लीपते हैं इस तरीके से, तो मतलब धूल नहीं उठती। तो वो भी मैंने बहुत किया, और वो भी पन्नी बांध के। तो मुझे सब बहुत याद आता है। अब आप देख ही रहे हैं कि अल्लाह की हुक्म से थोड़ा बहुत ही बना है घर, पर तो वो चीज़ याद करती तो वो मेरे लिए बहुत दिल खुश हो जाता है। वो चीज़ सोच के, पुरानी बातें सोच के दिल खुश हो जाता है। खाना बनाना भी नहीं आता था जब आश्रम से ये आए थे, तो बिल्कुल क्लियर ऐसे थे, ऐसे कुछ आता ही नहीं, छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल। तो जब इन्होंने मेरे लिए फर्स्ट टाइम खाना बनाया तो ऐसे करके बैठे हुए थे, हाथ जल गए इनके पूरे। मैंने मेरे आगे खाना परोसा, फिर तो रोटियाँ जली। और फिर जब मैंने इनके हाथ देखे तो मुझे तो बड़ा अचंभा लगा। मैंने तो खाना छोड़ा और उसी टाइम भागा मैं, और जाके मैंने जोगियालय में 2200 रुपये का सिलेंडर ख़रीदा और घर में लेके आया। तब से हमारा चूल्हा बंद हो गया था और मैं सिलेंडर से काम करता था। पर खाना बनाना आज भी नहीं आता इनको अच्छे से मैं ही सिखाता हूँ, बना के भी मैं खिलाता हूँ इनको। जैसे बाहर से आती है ना, पहले कहती है मेरे लिए ये बनाना। तो एक्चुअली में ये है कि मैं पहले मुझे आता नहीं था, तब मैं सीख रही थी। फिर जब से DID किया तब से फिर इवेंट शोज़ करने लगी, तो फिर और नहीं, मैं घर पे रही तो खाना बनाना कभी आया ही नहीं मुझे। अब देखो, अब यही पहले से ही बनाते, तो अभी भी जब मैं बाहर से आती तो मैं कहती हूँ ये बनाना वो बनाना, तो तभी ये बनाते हैं। मतलब नहीं आया, मैं साफ़ सफाई कर लूँगी पर खाना पीना बनाने में। पर हमने घर बनाने में बड़ी मेहनत की है, अपना घर बनाने में बहुत। एक हमारा छोटा सा मिट्टी का घर होता था,
और जैसे हम रात को काम पे से आ रहे हैं तो हमने पहले इनको बोल दिया थोड़ा सा मिट्टी भिगो के रखना। फिर हमने धीरे धीरे एक किचन बनाया, फिर एक कमरा, 4 कमरे बनाए हमने कच्चे मिट्टी के, और उनके अंदर पूरा पक्का पेंट, और छत टीनें गली हुई सड़ी हुई पुरानी लाल आके में और उन पर डाल देता था। ऊपर पन्नी पड़ी हुई थी, लेकिन वो टीनें भी हमारी गली हुई, उनको पेंट कर करके इसने बिल्कुल तो ऐसा बना रखा था जैसे छोटा सा फार्म हाउस। कम से कम 50 पेड़ सब बोलते थे तुम पागल हो कि सड़ी हुई टीनें हैं ये मतलब, और तुम इसमें पेंट करवा रहे हो। क्या बोलते थे कि 5 रुपए की टीन है और पेंट तुम 1000 रुपए का करवा रहे हो। सब बोलते थे, पर ये वो इसलिए करते थे कि मैं खुश रहूं। जैसे हमारी मट्टी की होती है दीवार, उसमें मट्टी की दीवार में पेंट करते थे। क्यों? क्योंकि मट्टी की दीवार में पानी की छींट जाती थी, वो गल जाती थी। पेंट होने के बाद वो फिर वो थोड़ा बहुत नहीं गलता था। नीचे लीपना पोतना करते थे, जिसे नीचे ना लिपाई करते थे ये लोग। हम बड़ी परेशान रहती थी ये घर में, और मट्टी में हाथ डालने या गोबर में डालने, नाक में पट्टी बांध लेनी इन्होंने, बदबू आ रही है। फिर हमें भी आती थी। तो जब मैं बाजार में काम करता था, उधर से आया दून हॉस्पिटल के सामने कबाड़ी में, मैंने एक बहुत बड़ा मैट देखा। फिर मैंने वो खरीदा, वहाँ से स्कूटर में रखा, पूरा इतना बड़ा बंडल वो लेके आ पूरे घर में बिछा लिया मैंने। तो इतना सुंदर लगा, वो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या मिल गया, राजमहल में आ गया में हमारे एक। और हमने फिर वो जब मट्टी का था तो बार बार धूल उठती थी उसमें, तो फिर इन्होंने क्या करा, ईंटों का पूरा खुड़ंजा ही बिछा दिया, जैसे ईंट रख देते ना टाइल्स के तरह, फिर उसके ऊपर मैट बिछा दी। तो मतलब वो झोपड़ी भी जो थी हमारी, एक सुकून था। वो कबाड़ी से एक सेकेंड हैंड मैट ला के बिछाया, वो भी हमें ऐसा लगता था कि क्या है, क्या घर पे नई चीज आ गई है। पर वो चीज जो में भी खुशियाँ ढूंढी है, तो वो चीज सोच के आज भी हम हंसते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम हमारा बहुत अच्छा घर बना दिया है। 18-19 कमरे हैं हमारे घर में, बहुत अच्छा है। और सब इनकी मेहनत है, हमारी लगन है। हम ये कमा के लाती हैं, मैं घर में लगा रहा हूँ। जोया की मेहनत से आज इतना प्यारा घर हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम आपकी शादी पे आए तो उस समय, क्योंकि आप पे आपकी बहनों की जिम्मेदारी थी, 3 छोटी बहनें, फिर बच्चों की जिम्मेदारी, तो कितना मुश्किल था वो डिसीजन लेना आपके लिए? मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर बट मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मैं किसी तरह अपनी बहनों को सेव कर लूँ, मैं किसी तरह अपनी दीदी के बच्चों को सेव कर लूँ। मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि मेरी उम्र क्या है क्या नहीं। मैं तो पढ़ना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी, पर मेरे दिमाग में यही था मैं किसी तरह सेव कर लूँ। और सेव कौन ऐसा होगा लड़का जो मुझसे शादी करेगा, जो मेरी बहनों को भी रख ले? कौन होगा ऐसा? फिर यदि बहनों को रख लेगा मेरी, पर ये दीदी के बच्चों का क्या होगा? कोई और आएगी, कैसे रखेगी, मारेगी, क्या करेगी? ये सब चीज़ घूम घूम के फिर मेरे माइंड में यही आया कि नहीं, जैसे सब बोल रहे हैं कि अपने जीजा से शादी कर लो तो सब सेफ हो जाएगा, तुम्हारी दीदी के बच्चे भी तुम माँ बन जाओगी और तुम्हारी बहनें भी सेफ हो जाएगी। तो जो मैंने वो डिसीजन लिया, तो आज आप देख ही रहे हो कि, और एक साली जिसे आप बच्ची की तरह देखते थे, तो आपके लिए कितना मुश्किल था शादी के लिए हाँ करना? मैंने तो जल्दी से हाँ ही नहीं करी। मैंने तो उनको बहुत धमकाया, अरे क्या बोल रही हो, लोग बाग क्या बोलेंगे, कि कहीं ये आदमी तो नहीं गलत है, क्या पता इसकी दीदी इसकी वजह से ही भाग गई हो, चली गई छोड़ के इनको। तो मुझे बहुत अंदर से डर सा लगा। मैंने कहा नहीं, जब इन्होंने मुझे पहली बार बोला जिया जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ना पागल हो गई कि तेरे जैसे वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि इनकी बहन आके घर पे बोल के गई कि देख तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि हम अपने भाई की शादी कराएंगे। ये 4 बच्चे, 3 बच्चे कैसे पालेगा? घर पे शादी होगी इसकी, तो इसके लिए तुम निकलो। जब तुम्हारी बहन नहीं है तुम क्या करोगे? तो वो चीज़ मेरे दिमाग में था। फिर बोला कि विद्या तुम शादी कर लो तो तुम रह सकती हो। तो मेरे दिमाग में यही था, हाँ मैं शादी कर लूँगी तो मैं रह सकती हूँ, मैं शादी कर लूँगी मैं रह सकती हूँ। वो जो चीज़ थी वो मैं डिप्रेशन में चली गई, मैं शादी कर लूँगी तो रह सकती हूँ। जब जीजा आए काम से तो मैंने यही बोल दिया, कहीं जीजा कहीं और शादी कर ले, फिर तो हमें निकलना ही पड़ेगा घर से। तो मैंने बोल दिया कि जीजा मेरे शादी कर लो। तो जीजा का जो रिएक्ट था कि पागल है, क्या बोलेंगे सब। मैंने जीजा नहीं, आप शादी कर लो, यदि आप नहीं करोगे तो फिर मेरी बहनें कहाँ जाएंगी? और जो मैं रोने लगी तो वो चीज़ देख के भी रोने लगी। फिर भी मैंने अपने बच्चों से घर में आया है, पता करा, अपने भाई से कहा भाई ऐसे ऐसे बात है, क्या मैं हाँ करूँ कि नहीं करूँ। फिर मैंने मेरी बेटी बड़ी थी उस टाइम, 10-12 साल की, 10 साल की थी वो, समझदार थी बहुत ज़्यादा। मैंने उसका बेटा ऐसे ऐसे बात है, तो सब ने ये कहा कि हाँ कर लो, मौसी बहुत अच्छी है। तब मैंने इनके साथ शादी की है। और फिर मैंने इनको कभी दबाव नहीं दिया किसी चीज़ का, अपने बच्चों की तरह ही प्यार मोहब्बत से रखा। वही चुलबुलापन इनका, वही खेलना कूदना, कुछ मंगाना वही ला देना, और इनके लिए अच्छे से खाना बनाना, जिस तरह बच्चे बैठे खा रहे। मैं परोसते ये थे, खाना बनाता मैं ही था।
अच्छा। ना सारा दिन काम करना। और मैंने काम इतनी मेहनत की है क्योंकि हमारा परिवार बढ़ गया था भाई। मेरे बच्चे 3 घर के अंदर, 3 मेरी सालियाँ मेरे घर के अंदर, एक बीवी, एक मैं, एक मेरा भाई, एक मेरी भाभी। कोई काम नहीं करता था, मैं अकेला काम करने वाला। और मेरा लोहे का वेल्डिंग का काम क्या होता है, दिन में भी कर रहा हूँ, रात में भी कर रहा हूँ, धूप को नहीं देख रहा, छाया को नहीं देख रहा। मतलब बहुत परेशानी उठाई पर कभी परेशानियों से भागा नहीं हूँ, सही है। कभी जिम्मेदारियों से हटा नहीं हूँ। पर एक बार जब सब बच्चों की करी मैंने। जब ये खाना बनाते थे मुझे याद है फिर जब कोई मेहमान आता था इनकी तरफ से, कुछ भी खाना बनाते, किसने बनाया, तो कहते मेरी बीवी ने। मतलब कैसे बनाया, मैं भाग जाती थी अंदर। तो कैसे बनाया, बिरयानी कैसे बनाई, क्या क्या डाला था। तो हाँ आ रही हूँ पानी लेने, पानी से आती नहीं तो किचन में बैठ के सोचती रहती थी अब क्या बोलूँगी, कैसे बना। फिर बोलती थी ओन फिर मैं बोलती थी कैसे बना था, क्या डालना था। कह रहा कुछ नहीं टेंशन मत ले जाए, बोले कैसे बना था, वो झूठ बोल रही है। फिर मुझे इतनी शर्म आती थी। मक्की की रोटी नहीं बनानी आती, साग मैं ही बनाता हूँ। हमने चूल्हा रखा हुआ है अलग, वहाँ पे बैठते हैं हम चूल्हे में, मक्की की रोटी और साग बनाते हैं जब सीजन आता है ना। और पुरानी बातें याद करते हैं अपनी, जब हम झोपड़ी में रहते थे, और उस चीज़ को याद करके बहुत खुश होते हैं। पर आज भी हमें ऐसा लगता है कि जब आंधी तूफान चलती है ना, तो हम यही सोचते हैं अरे यार वो वहाँ पे झोपड़ी है, हाँ यार क्या हो रहा होगा, वहाँ सारी झोपड़ी हैं जोड़ियों में, वहाँ क्या हो रहा होगा, कहीं उड़ तो नहीं गया होगा किसके टीन। क्योंकि वो चीज़ हमने देखी हुई है, सहन करी हुई है। सच्ची कह रही है, हम झूठ नहीं कह रहे, हम बैठे हुए हैं अभी, बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहे हम। जब भी आंधी तूफान चलेगा, आज हमारा पक्का घर है पर हम ना उड़ जाते हैं। सुनो आंधी तूफान चल रहा है, वहाँ पे सबकी झोपड़ी है, किसी की उड़ गई होगी तो, किसी का टीन उड़ गया होगा तो, क्योंकि ये हमारे साथ हो रखा है ना, इसीलिए हमें जहन में वही बात ध्यान आती है। तो वो चीज़ हम याद करते हैं और हम ये चाहते हैं हमेशा वो चीज़ हम कभी ना भूलें, याद करें, तो ही हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं। बिल्कुल। तो विद्या से जोया बनना, फिर जोया से सुपर मॉम वाली DID फेम बनना, 2014 में आप टॉप 4 में रही इसमें, तो वहाँ तक पहुँच के अब, और आपका सपनों का घर भी लगभग तैयार हो गया है, हो बनी रहा है, तो अब कैसा महसूस करते हैं आप लोग? बहुत अच्छा महसूस होता है। सबसे पहले तो विद्या से जोया बनना, जोया से DID। मैं ना विद्या हूँ, ना जोया हूँ, ना DID हूँ। मैं अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ पहले तो। ये नाम, ये शोहरत जो भी है, बस मैं अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ। मैं विद्या थी, मैं नहीं जानती। मैं जोया हूँ, मैं ये नहीं जानती। मैंने DID किया, मैं ये नहीं जानती। बस मैं ये जानती हूँ अपने आप को कि मैं अच्छी इंसान बनूँ। मैं अच्छी इंसान हूँ तो मैं सब कुछ हूँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं हूँ, फिनिश हूँ। और मैं तिनका करके मैंने अपने घर को बनाया है। मुझे बहुत सुकून है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरा परिवार मेरे साथ रहे, हमेशा खुश रहे, और मैं इनके लिए सब कुछ करूँ। और यदि मेरे पास कुछ हो तो मैं अपने आगे रिलेटिव्स के लिए भी करूँ। मैं किसी बहुत अच्छी सोच है आपकी। और अब मतलब DID फेम में जाने के बाद आपको जो कुछ उम्मीदें थी कि इतना आपको काम मिलेगा, ऐसा कुछ रहा क्या, मिला कुछ उनकी तरफ से आगे? काम नहीं मिला, बहुत परेशान रहे हम लोग। पर अभी जो है हमें उम्मीद है कि थोड़ा वो करें हमारे लिए कुछ DID वाले। पर अभी कुछ भी ऐसा काम नहीं मिला। शुरू में काम मिला था, अब तो ये इवेंट वगैरह ही करती हैं। इवेंट वर्कशॉप लेती हूँ, अपने शोज़ वगैरह करती हूँ, पर जैसा मिलना चाहिए था ऐसा कोई स्कोप नहीं मिला वहाँ पे। जैसे नाम फेम हुआ था अल्लाह के हुक्म से, तो वो पैर जमे नहीं। और यदि पैर जमते भी तो वहाँ की डिमांड्स ही इतनी है, इतने मतलब सब कुछ आपको पता ही है, तो वो चीज़ तो मेरे बस में नहीं है, तो इसीलिए शायद मैं पीछे रह गई। पर इंशाल्लाह अपना एकेडमी ज़रूर खोलूँगी। पहले भी आपने बोला था, खुला नहीं था, अभी भी खुला नहीं है। आगे इंशाल्लाह जब आप दोबारा से बाइट लोगे तो ज़रूर मेरा एकेडमी खुला होगा। हमारे चाहने वालों हमारे लिए दुआ करना कि जोया वहाँ पहुँच जाए बिग बॉस में। बिग बॉस के ऑडिशन दे चुके हैं हम लोग, ऑडिशन भी दिया, और ये बिग बॉस इसका हो जाए, ये सिलेक्ट हो जाए। दुआ करना प्लीज़ सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है जोया कहाँ पे अटक रही है ये बात कि आप बिग बॉस तक नहीं पहुँच पा रही? लाखों करोड़ों आदमी जाते हैं वहाँ पे, पता नहीं किस्मत है कि क्या होगा क्या नहीं। पर बट मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस में जाने के लिए एक तो प्रैक्टिकल बहुत होना चाहिए, ज़रूरी है, और जो वो मैं हूँ नहीं। और दूसरी बात है वहाँ के लिए कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ चटपटा कुछ चाहिए, तो वो चीज़ मुझे लगता है कि वो है नहीं। पर बट कोई बात नहीं, मैं जैसी हूँ मैं अपने आप में अच्छी हूँ। मैं दे रही हूँ ऑडिशन, मैं पहले भी दे चुकी हूँ, अभी भी दे रही हूँ, और इंशाल्लाह कभी ना कभी तो हो गई। जोया अपने परिवार के साथ है और वो चाहती है कि वो इसी परिवार के साथ बनी रहे और रहेगी, लेकिन जो कंट्रोवर्सी बिग बॉस के लिए चाहिए वो ऐसा नहीं कर सकती। फैमिली से अलग होना या ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा? हाँ बिल्कुल नहीं। इससे अच्छा तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहूँ, पर ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी नहीं, कोई उठपटांग गंदी या फिर मेरे लिए कोई गंदी चीज़ फैलाए, वो कंट्रोवर्सी मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। हाँ जैसी हूँ वैसे यदि मुझे लेना चाहे तो ठीक है।
अच्छा, और जोया ने भी मतलब जोया को यहाँ तक पहुँचाने में आपने भी बहुत संघर्ष किए, स्ट्रगल किया है, खास करके जोया के आगे बढ़ने उसकी ड्रेसेस को लेके आपको कितना कुछ सुनना पड़ा है घर परिवार आसपास में? बहुत बहुत सब कुछ बोलते थे कि कैसे कैसे कपड़े पहनती है, और ये तो तुम कहाँ बॉम्बे भेज रहे हो उसको, ये तो भाग जाएगी, वहाँ का तो माहौल अच्छा नहीं है, तुम्हें छोड़ देगी। मैंने छोड़ने वाली छोड़ गई और आने वाली आ गई। ये आई ना, ये आने वाली थी, ये आई मेरे पास, ये जाएगी नहीं। अगर जाना है तो चली जाएगी, कोई बात नहीं। पर इसने इतने दिन रही बाहर, और देखो अब भी बाहर काम करती है, कभी मुझे छोड़ के नहीं गई, और मुझे लगता है कि कभी जाएगी भी नहीं। तो इनकी ड्रेसेस को लेके आज भी हम इनके वीडियो देखते हैं, शॉर्ट शॉर्ट ड्रेसेस में डालती है, तो आपकी फैमिली वाले कुछ ऐतराज? हाँ, फैमिली वाले, मेरी तो बहन ने बोल दिया था कि अगर ये हमारे घर आएगी तो जीन्स पहन के नहीं आएगी। अच्छा। और देखो मैंने कहा ठीक है, हम नहीं आएंगे तुम्हारे घर, हम जब आएंगे तो सूट पहन के आ जाएंगे। पर मैंने इनको कभी मना नहीं किया कपड़े पहनने से। इन्होंने बहुत फाइट जैसे किया मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे बच्चे कपड़े पहन रहे हैं तो हम मना नहीं कर रहे हैं, हम माँ बाप है ना, तो इनका भी तो कोई नहीं है, इनको पहनने ओढ़ने से मैंने कभी नहीं रोका। यही सोचा है कि नहीं, जैसे मेरे बच्चे पहन रहे हैं ऐसे, ये छोटी सी तो है, ये इतनी बड़ी थोड़ी है इसके कि ये भी सोचेगी। नहीं, मैंने इनको सोचने का मौका ही नहीं दिया कि जो तुम्हारी इच्छा है घर में वो तुम करो, कैसा खाना है, कैसा पहनना है, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, सबकी छूट है। एक्चुअली मुझे लगता ही नहीं मैं वाइफ हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी बच्ची हूँ, क्योंकि मैं जैसा मर्जी चाहूँ पहनती हूँ, ओढ़ती हूँ। मेरे बच्चे जीन्स लेके आते ना, मैं कहती कहाँ से लाई, कितने का लाई, अच्छा ला मैं पहन लेती हूँ। तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं है, मैं अपने बच्चों के कपड़े पहन लेती हूँ, बच्चे मेरे कपड़े पहन लेते हैं। तो मतलब घर पे एक माहौल जो होता है बहुत ही फ्रेंकली और बहुत लविंग, बहुत अच्छा, ऐसा लगता ही नहीं है मुझे कि मैं सच में कोई किरदार निभा रही हूँ एक वाइफ का। या मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बस मैं ही अपने आप में माँ बाप हूँ और मैं ही, मेरा ही है सब कुछ। बहुत प्यार मिलता है। शादी होके आई तो आपकी एक बेटी का बच्चा था, तो उन्होंने आपको मम्मी बोला, तो कैसा लगा? नहीं, जब मैं शादी होके आई तब उसका 3 बच्चे थे। हाँ 3 बच्चे थे, पर मेरी बेटी की शादी नहीं हुई थी, बाद में हुई थी। अच्छा। हाँ, सब अनमैरिड। जब आप शादी होके आए तो आपकी तीनों बेटियों की शादी नहीं हुई थी? हाँ, कवारी एक बेटा था और 2 बेटियां थी। अच्छा। एक बेटा। तो जब आप शादी होके आपकी बड़ी बेटी की एज क्या थी? उसकी 12 साल। हाँ 10-12 साल की। और आपकी क्या रही होगी? उस टाइम मेरी 17। 18 साल। तो जब उन्होंने आपको मम्मी बोला तो कैसा लगा उस समय? जब मम्मी बोला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि होता है ना बचपन में, जैसे गुड़ियों का खेल खेलते हैं तो हम छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं बोल मम्मी, या फिर गुड्डे को बोलते हैं मम्मी बोल। जब रियल में कोई बोल रहा था मम्मी तो मुझे अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं कोई गेम खेल रही हूँ और मुझे मम्मी बोल रहे हैं और मुझे अच्छा अपना बेस्ट देना है, मैं दादी हूँ, मुझे बेस्ट देना है, ऐसा फील हो रहा था। और कोई मेरे प्यार में कोई मिलावट नहीं थी, क्योंकि मैं खुद बच्ची थी। वो मुझे मम्मी कह रहे थे तो मुझे लग रहा था मुझे किरदार निभाना है मम्मी का, तो वही सब कुछ निभा रही थी मैं। और आपकी अपनी भी एक बेटी है, क्या वजह रही कि आपको लगा कि एक बेटी आप लोगों को भी जन्म देना चाहिए एक बच्चे को? हाँ, पहले तो हमने डिसाइड किया था कि हम नहीं करेंगे बेबी, फिर उसके बाद मुझे लगा ऐसा कि दुनिया भी बोलेगी कि कहीं मैं अपने दीदी के बच्चों को मारूं तो कहीं बोलेंगे कि ले अपने बच्चों तो ऐसा थोड़ा ना करती। तो इसीलिए वो चीज़ फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि नहीं तुमको करना चाहिए। वो माँ का जो फीलिंग है वो तभी आ सकता है जब तुम एक बेबी होगा तुम्हारा। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा है। तो जब सच में ऊपर वाले ने मुझे बेबी दिया तो वो एक फीलिंग अलग से निकल के आई है। जब वो आई है तो वो सब बच्चों में कुछ चेंज हुआ है। पहले तो मैं, मम्मी बोल रहे थे मैं फ्रेंड की तरह रह रही थी, पर माँ तो नहीं बनी थी ना, एक फ्रेंड की तरह रह रही थी। पर बट माँ बनने से वो सच में वो फीलिंग आई कि माँ क्या होता है, माँ शब्द क्या होता है। बस वो पहले वो मैं खेल में ही खेल रही थी, पर मैंने उनको प्यार दिया। पर वो जब तक मैं खुद माँ नहीं बनी तो मुझे पता ही नहीं चला ना माँ क्या होता है। जब माँ बनी तो पता चला वो ऐसा होता है, दिल ऐसा होता है, उस तरीके से। और जो है इस तरह का फेम लेने के बाद अक्सर लोग बाहर ही सेटल होने की सोचते हैं और हो भी जाते हैं कि हमें मुंबई में या कहीं और अच्छा काम मिल जाएगा, हम वहीं रहेंगे। लेकिन आप कुछ ना कुछ काम करके फिर लौट के यहीं आ जाती हैं वापस, तो क्या वजह है इसके पीछे? इसकी वजह मेरी फैमिली है, प्यार है, मेरे बच्चे हैं। मैं तो कितनी बार इनको, मैंने ऐसा नहीं है, मैंने कितनी बार इनको बोला कि मेरा काम इधर नहीं है, चलो हम बाहर सेटल होते हैं, मुंबई में हम सेटल होते हैं या दिल्ली होते हैं, तो ये मान भी गए। पर जो मेरे हस्बैंड है इनका लगाव देहरादून से बहुत है, ठीक है। पर मेरा उत्तराखंड नहीं छोड़ना, हाँ, पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ मुझे इतना अच्छा कहीं नहीं लगता। हमारे यार दोस्त और हमारे जो यहाँ का कल्चर है, पहाड़ी लोग हैं, हमें इतना अच्छा लगता है कि हमारे जैसे आदमी नहीं है बाहर, क्योंकि हम साफ दिल के लोग हैं। यही बोल, जो कहना है मुंह पे बोल दिया है ना, एक दूसरे से छुपाते नहीं है बात, एक दूसरे के दिल में जो है ना, एक दूसरे के लिए वो नहीं है, चिड़न नहीं है।
हम आपस में मिलकर रहने वाले इंसान हैं। तो इसीलिए तो मैं बाहर कम, मैं बोलती हूँ कि बाहर रहेंगे तो ये मना कर देते हैं। फिर यही रीज़न है कि मैं फिर दिमाग नहीं लड़ाती कि मुझे बाहर कुछ लेना है, कुछ करना है। तो इसलिए सारा पैसा अपने उत्तराखंड में लगाओ, अपने घर पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है ये और मेरे बच्चों का भी दिल है ये। जब बच्चे और हस्बैंड यहाँ पे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? मैं भी घूम फिर के काम करके आ जाती हूँ। पर मेरा यहाँ पे इतना काम नहीं है, बाहर ही काम है। पर ये लोग बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो फिर मुझे अपना उत्तराखंड बहुत पसंद है, मैं नहीं जाऊँगा कहीं। इसीलिए हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे उत्तराखंड ये में। तो बहुत अच्छी बात है, रहो हम भी मिलते रहेंगे। अच्छा, जैसे DID सुपर मॉम से आप एक फेम लेके आए, जो वहाँ आपको देना चाहिए था, चैनल वालों ने वो सब नहीं किया, नहीं दिया। क्षेत्रीय स्तर पे बात की जाए तो क्या है, क्या यहाँ के वीडियो एल्बम में या यहाँ के उसमें आपको वो मान सम्मान, वो चीज़ें दी जाती है? आपको इस तरह के ऑफर्स आते हैं कि हमारे साथ काम करिए? हाँ, बहुत मान सम्मान तो बहुत मिला है। इससे पहले जब मैं DID से पहले मैंने गढ़वाली शूटिंग्स भी की है। मैं वो कैसे करी है, मैं एक शादी में डांस किया तो कोई एक लड़का था, वो मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक आ गया। तो बोलने लगा कि यहाँ पे जोया नाम की कोई लड़की है जो शादी में डांस करे। तो हाँ ये है, मतलब हाँ मैं हूँ। कहता आप करोगी, बैक डांसर बनोगी आप गढ़वाली शूटिंग में? मैंने बोला कि ये तो मैंने कभी किया नहीं। तो बोला कि फिर मेरे हस्बैंड से पूछा 500 रुपये, हाँ कि 500 रुपये मिलेंगे, करने दो। तो फिर बहुत दिक्कत ही थी और मेरी जो बेटी थी वो 3-4 महीने की थी। तो फिर मैंने बोला अब क्या करना है, दूध भी पीती है। तो इन्होंने बोला कि देख तेरा, तुझे डांस भी आता है और तेरा शौक भी है और तू टीवी में भी आएगी। हमें इससे कोई मतलब नहीं था, बैक ही है, हमें लगता टीवी में आऊँगी। और मैं डांस बहुत करती थी। तो इन्होंने बोला तू जा। तो मेरी बेटी इन्होंने संभाली 3 महीने की और मैं चलेगी फिर कहाँ पे, घनसाली। वहाँ हमारी शूटिंग हुई, मैं बैक डांसर के लिए गई थी वहाँ पे। हाँ फिर वहाँ बैक डांसर के लिए गई थी। फिर वहाँ पे जो मेन हीरोइन थी वो उसने डिच कर दिया। अच्छा। वो आई नहीं। जब वो उसने डिच कर दिया, जब बोला कि बैक डांसर बुलाओ कौन कौन है, जब हम गए एक लड़की निकली, 2 जब मैं निकली बोला रुको ये कौन है, कि इसका नाम जोया खान है। जोया खान, मेन लड़की तो आई नहीं, अब ये मॉडल बनेगी। तो मतलब एकदम से ही सारी लड़कियां जो पुरानी थी बैक डांसर आर्टिस्ट वो सब चिढ़ गई, ले ये तो अभी आई है और इसको एकदम से हमें मिलना चाहिए था चांस। तो वो मेरा मतलब एकदम से ही, मैं कहा तो उनके साथ भीड़ भड़ाके में रह रही थी, एक ही साथ 8-9 लड़कियां, 10-15 लड़कियां। और जब मेरा मेन हुआ तो एकदम से मुझे सेपरेट रूम मिल गया। मतलब अपने तरीके से, गढ़वाली शूटिंग में इतना बजट नहीं होता, फिर भी उन्होंने रिस्पेक्ट किया। उन भीड़ से हटा के मुझे तुरंत अलग सेपरेट कर दिया। तो एकदम से लगा हाँ कुछ अलग सा लग रहा है। तो वो मेरी मेन पे फर्स्ट वीडियो थी। उसके बाद फुरकियाली गागरी गढ़वाली एल्बम, फर्स्ट एल्बम संजू सलोडी। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर उसके बाद एक ही एल्बम करने के बाद तुरंत फिर मेरे DID ऑफर आए, पर फिर मेरे पास वक्त नहीं था या फिर वो तालमेल नहीं मिल पाया। तो अब आगे की बातचीत करेंगे जोया की फैमिली के साथ। यह है जोया की प्यारी सी फैमिली। एक बेटी ससुराल में है, बेटा अभी बाहर है। जोया की सबसे छोटी बेटी और ये दूसरे नंबर की बेटी। तो क्या नाम है आपका? जैस्मिन। जैस्मिन खान। जैस्मिन, आप भी गई थी DID में? गए थे। कितने साल की थी तब? 8 साल की शायद। नहीं, छोटी थी, पता नहीं। कोई बात नहीं, 5 साल की। तो कुछ बातचीत हुई थी वहाँ, याद है? कैसा लगा था? अच्छा लगा था, ज़्यादा तो याद नहीं है पर अच्छा लगा था। मम्मी को देख के टीवी में सब इतना सपोर्ट कर रहे थे, मम्मी को सपोर्ट अच्छा लग रहा था। आपका क्या नाम है? ज़ेबा। ज़ेबा, आपको कैसा लगा जब मम्मी वहाँ गई? आप कितने साल के थे तब? मैं हाँ छोटी थी। अच्छा लगा था देख के टीवी में। हाँ। वो तो वहाँ तो सामने ही देख रहे थे। और मम्मी के पहनावे को लेके आपके फ्रेंड सर्कल में या कहीं कुछ और बातें होती हैं क्या? होती तो है, लेकिन ज़्यादा तो अच्छा ही बोलते हैं कि हाँ दोनों बहनें लगती हो, मम्मी तो कहीं से भी नहीं लगते, ऐसे बोलते हैं तो सब लोग। तो मम्मी तो इतनी यंग, कितने साल की थी मम्मी? और तुम जब मम्मी की शादी हुई? पता नहीं, ये तो बहुत छोटी थी उस टाइम। मैं 17-18 में लगने वाली थी, 17 साल की। ये तो बहुत छोटी थी ऐसी, जब मैं आई थी शादी करके। 3 साल की रही होगी और बहुत छोटी है। इसने तो आते ही मम्मी बोलना शुरू कर दिया था, इससे कुछ पता ही नहीं। इसने तो आते ही मम्मी जी बहुत चटर पटर होती थी। तो हाँ, तो बहुत
अरे बहुत अच्छा है, बहुत ही प्यारी फैमिली। आजकल के टाइम के लोग शायद ही समझ सके इन संघर्षों को, इन बलिदानों को। झोपड़ी से ये साथ शुरू हुआ और आज इस अच्छे आलीशान घर तक पहुंच गया। तो जोया जी, अब उत्तराखंड की नौनी के माध्यम से आप कोई मैसेज देना चाहेंगी, खास करके हमारी महिलाओं को? मैं ये उत्तराखंड की नौनियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि यदि कोई आपके आगे कोई रोड़ा हो या आपको कोई रोक रहा हो तो आप उनको किक मार के चलें, पर आपको कोई रोक ना सके। आप इतने स्ट्रॉन्ग बनो। अब मेरे जितने इतने लकी तो हर कोई हो नहीं सकता कि हस्बैंड साथ दे, बच्चे साथ दें, और यदि है ऐसे तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसा अधिकतर होता है कि नहीं होता। तो फिर भी आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें और अपने जो भी टैलेंट है, ऐसा नहीं कि डांस हो, कुछ भी टैलेंट हो, रिपोर्टर का भी हो सकता है, जैसे ये हमारी है रिपोर्टर बेस्ट, कुछ भी टैलेंट हो, अपने संघर्ष को बरकरार रखो और आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू। आप भी कोई मैसेज देना चाहेंगे आमिर जी? बस मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपकी वाइफ कुछ करना चाहती है तो प्लीज़ उसको सहारा लगाएं, आगे जाने दें, उसे जाने से मत रोकें। दुनिया कहना काम है, कहने दो, पर अपने आप को उनका सपोर्टर बनो, उनका साथ दो। और जिस तरह के मुझे अवार्ड मिला है बेस्ट सपोर्टर हस्बैंड का, मेरे पास है घर में। अरे वाह, किसकी ओर से मिला था वो? GTV की ओर से। अच्छा, क्या बात है। तो बेस्ट सपोर्टर हस्बैंड बनेंगे तो वाइफ अपने आप ही तरक्की करेगी और घूम घूम के वापस घर पे ही आएगी अपने हस्बैंड के पास, घर पे ही आएंगे अपने बच्चों के पास। सच में बच्चों को तो नहीं भूल सकते, कहीं भी जाएंगे बच्चे तो चाहिए ही। बिल्कुल। दुनिया की हर चीज फीकी है। पैसा क्यों कमा रहे, बच्चों के लिए कमा रहे, घर पे लगा रहे, है ना। यदि बच्चे छोड़ दिए तो वो फिर पैसा भी खाने को आ जाएगा। मतलब ऐसा लगेगा जो इतना कुछ किया वो सब मट्टी हो गया, सब खो दिया, फिनिश होगी लाइफ। तो इसीलिए बच्चे, हस्बैंड तो मैं नहीं खो सकती। ये मेरा घर मुझे बहुत प्यारा है और मैं हमेशा इसमें रहना चाहूँगी जब तक मैं मरती नहीं, है ना। जब तक मैं इस घर में रहना चाहूँगी। दैट्स इट। चलिए, तो उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए इस खूबसूरत फैमिली का, जोया जी का, आमिर जी का और बच्चों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका भी।